नमस्कार जोहार। एक बार फिर से स्वागत है दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम नई दिशा। हर सप्ताह इस कार्यक्रम में हम मिलाते हैं आपको देश समाज के एक नायक से जो लीग से हटकर अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं झारखंड के आदर्श ग्राम आरा केरल के एक युवा नायक रमेश बेदिया। रमेश बेदिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। स्वागत है, प्रणाम सर, नमस्कार सर। रमेश भाई, आपने आरा केरल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी, उसको आदर्श ग्राम बनाने में। जी जी शुरुआत आपके पिताजी ने की जंगल बचाओ आंदोलन से सर। जी जी और फिर ये कारवां इतना ज्यादा आगे गया कि आज आरा केरल पूरे भारतवर्ष में जी एक सुपरिचित गांव है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका मन की बात में जिक्र किया था। जी आप बताएं कि शुरुआत कैसे हुई? जी। सबसे पहले तो हमारा गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र गांव है और जंगल के तराई पर बसा हुआ गांव है। लेकिन एक समय हमारा गांव पूरे कहिए कि पंचायत के स्तर पर हम लोग का गांव सबसे मतलब गरीबी से नीचे था। मेरा गांव का कोई कुछ नहीं था। इतना मेरा गांव जो है सो गिरा हुआ था, नशा से लेकर के तमाम चीजों पर। लेकिन जंगल बचाने का एक अभियान हमारे पूर्वज लोग, हमारे पिताजी लोग शुरुआत किए, उनके जितने भी सहयोगी थे। और जंगल बचाने के जब शुरुआत किए तो गांव धीरे धीरे एक जो है संगठन के तौर पर जो है सो आने लगे। और उसी समय से हम लोग का गांव जो है सो धीरे धीरे मतलब संगठित हुए। और जब संगठित हो गए तो जब लोग साप्ताहिक बैठक बैठने लगे तो बैठने में लोगों के बीच में बहुत अच्छे जो है सो सुझाव आने लगे कि हम गांव के प्रति और क्या कर सकते हैं। पहले तो जंगल बचाने के ख्याल से लोग बैठते थे, लेकिन अब बैठ रहे हैं, हम लोग भी बैठ रहे हैं। तो हम लोग अब गांव के आगे कैसे गांव को ले जा सकते हैं, इस विषय पर जो है सो हम लोग चर्चा करते हैं। गांव स्वावलंबी बनाने के लिए, गांव नशा मुक्त है, गांव स्वच्छ है, गांव के बच्चे लोग अच्छे मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ये सारे विषय पर हम लोग का जो है सो मतलब चर्चा हो रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। काम निरंतर हो रहा है और आगे चलता भी रहेगा। रमेश भाई, आपने जो शुरुआत की, मेरे सुनने में आया है कि इसका प्रारंभ जो है वो नशा मुक्ति को लेकर होगा और मनरेगा के एक अधिकारी थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद आपने बहुत कुछ किया। कैसे क्या हुआ? देखिए सर, सबसे पहले वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हमको बनाया गया 2013 में। और उस समय भी हम लोग साप्ताहिक जंगल में हम लोग मीटिंग करते थे। और मीटिंग के साथ साथ हम लोग प्रत्येक दिन 10 लोग 15 लोग हम लोग जंगल में जाकर के ड्यूटी करते थे कि कोई बाहरी लोग जंगल में लकड़ी ना काटे, कच्चा लकड़ी ना काटे। और जब सप्ताह आती थी बृहस्पतिवार को दिन, तो हम लोग बैठते थे और हम लोग एक सप्ताह के बीच में सभी ग्रुप लीडर एक हम लोग बनाए थे। और ग्रुप लीडर से हम लोग चर्चा करते थे कि आपका ग्रुप में कहीं कोई जंगल कटिंग हुआ क्या। तो जब उस समय हुआ तो 2013 में मेरा जब समिति नए सिरे से हुआ तो 2015 में सिद्धार्थ त्रिपाठी वन विभाग के मतलब अफसर थे और अभी भी हैं। लेकिन उस समय उन्होंने जंगल जब इतना बेरहमी से कटिंग हो रहा था, मतलब आदमी की संख्या बढ़ रही है और जंगल की संख्या मतलब पेड़ पौधों की संख्या, जीव जंतु की संख्या घट रही है। इस विषय पर सर को बहुत जो है सो चिंतन मंथन सर किए। उसके साथ एक महादेव महतो जो हजारीबाग टाटी झरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने जब चिंतन मंथन किए तो 2015 में 100 किलोमीटर पदयात्रा निकाले थे गांव, मतलब जंगल के तराई पर, मतलब जंगल के किनारे किनारे जितने भी गांव पड़ेंगे तो हमारे रांची जिला से लेकर के उमेर डंडा तक एक प्रखंड है, वहां तक जो है पदयात्रा निकाले थे। तो उसी समय वन सुरक्षा समिति के जितने भी राज्य के अध्यक्ष लोग थे, तो सबको महिलाओं रांची में वन विभाग की एक ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट गार्ड लोगों की, तो वहाँ सभी अध्यक्षों को बुलाया गया। तो उसमें से हम भी शामिल हुए उस बैठक में। और उस ट्रेनिंग में जब गए तो 7 दिन की ट्रेनिंग हुआ। उस ट्रेनिंग में सारे विषय पर चर्चा हुई कि जंगल को कैसे बचाया जा सकता है, जंगली जीव जंतु से हमको क्या वास्ता है, क्या हमको जंगली जीव जंतु मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधे रहने से क्या मदद हो सकती है। तो ये सारे विषय पर जब बताया गया तब हमको लगा कि हम लोग जंगल को बचाते थे पहले, लेकिन जंगल हम अपने स्वार्थ के लिए बचाते थे। जी, जब जंगल हम लोग बचाते थे और उसी को काटते थे, जब काटते थे, लेकिन
ट्रेनिंग में हमको बताया गया कि जंगल रहेंगे तो जंगल से हमको बहुत सारे जो है सो लाभ मिलेगा। जंगल एक जंगल की तरह होनी चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं हम जंगल को बचाए, हम आने वाले भविष्य के लिए हम जंगल को बचाए। तब हमको लगा कि उस समय वहां पर बताया गया कि वन रक्षा बंधन जो है सो किया जाए। वन रक्षा बंधन के माध्यम से हमारा जो है सो जंगल सुरक्षित रह सकते। तो जंगल के महत्व को बताया गया, जंगल के महत्व को आपने समझा और उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई। जी जी। और उसके बाद जो आदर्श ग्राम की बात है, जो नशा मुक्त गांव की बात है, तो इसके लिए मैंने सुना है कि आप रालेगांव सिद्धि आपको ले जाया गया। जी। वो यात्रा कैसे रही और कैसे उससे आपको प्रेरणा मिली? जी जी। तो सर मैं उसी को बता रहा हूँ कि जब वन रक्षा बंधन हम लोग शुरुआत की 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को सिद्धार्थ त्रिपाठी सर को हम लोग निमंत्रण दिए कि सर हम लोग वन रक्षा बंधन का आयोजन कर रहे हैं, हम लोग ग्रामीण की ओर से आप आइए और हम लोग को कुछ मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सिद्धार्थ त्रिपाठी सर गए, 14 अप्रैल को रक्षाबंधन हुआ। उसके बाद में जो भी कार्यक्रम थे दिन भर का, वहाँ कार्यक्रम होने के बाद फिर जो है सो सभी अपना अपना घर चले गए। तो उसी दरमियान में वन विभाग की ओर से रालेगंज सिद्धि का मतलब यात्रा थी, तो उसमें हमको बताया गया कि आप जा सकते हो वहां, तो एक बार होके चल आइए। अन्ना हजारे रालेगंज सिद्धि बहुत ही अच्छे गांव है और उस गांव में इतना ही मेहनत किए अन्ना हजारे कि देखने लायक है और पानीदार बना दिए हैं। वहां तो जंगल भी नहीं है, वहां मिट्टी भी नहीं है और वहां वर्षा भी हमारे झारखंड से बहुत कम वर्षा होती है, फिर भी आज वो गांव जो है सो हरियाली है। तो गए 2016 में हम गए, मेरे नेतृत्व में 22 लोग गए थे, अलग अलग, कोई प्रधान गए मतलब दूसरे दूसरे गांव से, और माझी प्रखंड और अनगढ़ा प्रखंड से। तो कुछ जितने गांव के नेतृत्व करने वाले लोग थे, मुखिया थे, जिला परिषद थे, पंचायत समिति के सदस्य थे, प्रधान थे, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ हम लोग गए। और जब वहां का ट्रेनिंग हुआ तो वहां लगा कि वास्तव में ये गांव पहाड़ी क्षेत्र है, इतना पिछड़ा हुआ गांव है और शहर से लगभग 20-22 किलोमीटर अंदर, फिर भी इस गांव में गरीबी का हाल नहीं है। तो हमको लगा कि हम भी काश ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा गांव, एक आदमी से गांव परिवर्तन हो गया, तो अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग भी अपना अपना गांव को परिवर्तन कर सकते हैं। वहां देखे, वहां भी शराब की भट्टियां, बहुत सारी भट्टियां थी और वहां के लोग शराब के सिवाय और दूसरा कोई वहां पर धंधा नहीं थी। अन्ना हजारे मतलब वो मिलिट्री में बहाली हुए थे, लेकिन उसको भी बहुत शोषण मतलब हुआ, लेकिन वो नौकरी से त्यागने के बाद वो अपने गांव को जितना भी सर्विस का पैसा था वो अपना गांव को जैसे सौंप दिया। अपना परिवार को पहचानते, अभी भी नहीं पहचानते, एकदम पागल की तरह उन्होंने काम किए। तो हमको लगा कि हम भी जाके पागल बनेंगे। जब तक हम समाज के चलते, गांव के चलते अगर पागल नहीं बनेंगे, तब तक गांव की स्थिति सुधर नहीं सकती। पागलपन को हम लोग दीवानगी या जज्बा बोल सकते हैं कि जज्बा जगता है वहां पे जाने के बाद कि नहीं, जब ऐसा एक्चुअली आपने जो बताया कि रालेगांव से 20-22 किलोमीटर दूर और पहाड़ी इलाका, तकरीबन ऐसी ही स्थिति आज आदर्श ग्राम जो आपका गांव है, आदर्श आरा केरल गांव, उसकी स्थिति भी ऐसी है। रांची से लगभग 20-22-25 किलोमीटर दूर, और आपका भी मैंने देखा है, गांव में गया था, बिल्कुल पहाड़ की तराइयों में बसा हुआ गांव है, बड़ा खूबसूरत तो दिखता है। वहां पे आपने देखा कि नशा मुक्ति कैसे की जा सकती है, और आपने बताया कि एक अगर आपको ऐसा लगा कि अगर मैं अकेला जाऊं, जैसा आपने बताया कि पहली बार आप अकेले गए और दूसरी बार फिर पूरी टीम को लेके गए, इसके पीछे क्या भावना रही थी कि कई लोगों को क्यों लेके गए आप? देखिए सर, इसमें हम जब वहाँ हम 22 लोग मेरे नेतृत्व में गए थे, अब सभी लोग, हम लोग शाम में बैठक भी करते थे कि सब अपना अपना गांव को जो है सो बदलने का काम करेंगे। जैसे यहाँ रालेगंज सिद्धि में जो है सो बदला हुआ है, उसी तरह हम लोग अपना अपना गांव को बदलेंगे। लेकिन सब वहां से आने के बाद में सभी लोग मतलब मटिया गए, मतलब वो अपना काम नहीं किए। लेकिन हमको लगा कि हम काम करेंगे, और जब मेरे सहयोगी लोग को पूछते थे, कभी भेंट मुलाकात होती थी, तो पूछते थे कि आपका गांव का क्या हाल चाल है, आप क्या गांव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उनसे जब बात होती थी तो बोलते थे कि यार क्या कीजिएगा, वहां से आए, हम कुछ अच्छी बात को बोलते हैं तो हमको जो है सो बोलता है कि एक दिन गांव से बाहर कहीं चल गया तो यहाँ के गांव में जो है सो बहुत बड़ा बड़ा जो है सो डींग हाँक रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये देखे वो देखे, तो हम लोग का बात नहीं सुनता है। तो उसके नेक्स्ट साल में फिर हम लोग को
मतलब पता चला कि किन रालेगढ़ सिद्दीकी का जो है सो जाने का मतलब प्लानिंग बन रहा है, तो सिद्धार्थ त्रिपाठी सर बोले कि फिर आपको वैसे ही लोगों को ले गए थे, वैसे वैसे लोगों को फिर से एक बार आप लिस्ट बनाइए और जो है सो ले जाइए। तो सर से हम बात किए कि सर देखिए, एक गांव से एक लोग जाएंगे तो उसका प्रभाव गांव में नहीं पड़ता है। अगर 22 लोग जाएंगे तो एक ही गांव से अगर 22 लोग जाते हैं तो 22 लोग गांव में आकर के उस बात को रखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उस गांव में बदलाव होने से कोई नहीं रोकेगा सर। तब सर ने बोले कि क्या हम इस बात को आपका गांव से शुरुआत करें? तो बोले कि सर बिल्कुल शुरुआत कीजिए और मेरा गांव से मुझे अपेक्षा है कि ये काम कर सकते हैं। तब सबसे पहले हम लोग 35 लोग फिर गए, उसमें फिर से हमको जाने का मौका मिला। हम भाग्यशाली थे कि हमको 2 बार अन्ना हजारे के गांव और पोपट राव के गांव हिवरे बाजार जाने का मौका मिला। 35 लोग जाने के बाद वहां से आए तो वहां के लोग फिर समझाए हमारे गांव के लोगों को। वहां से आने के बाद में मेरा गांव जो है सो, जो नहीं गए थे उनको पछतावा हो रहा था कि काश हमको भी मौका मिलता तो हम भी जाके देखते, हम भी ये चीज किसी को तो कुछ बताते कि हम भी जाके ये चीज देखे हैं। तब फिर सर से बात किए तो सर फिर 35 लोगों का बोले कि लिस्ट बनाइए और आप लोग जाइए और आके अपना गांव को जो है सो परिवर्तन कीजिए। और आरा किरम गांव राज्य की सबसे अच्छी गांव होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कीजिएगा। तो फिर 35 और 35 लोग जो है सो 2 बार गए तो 70 लोग हम लोग अन्ना हजारे के और पोपट राव के गांव हिवरे बाजार से होके आए हैं। वहां देखे कि झारखंड में लगभग 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है एक साल में, लेकिन वहां 350 से 400 मिलीमीटर बारिश होती है। फिर भी वो गांव इतना हरियाली है कि कभी जो है सो वहां के लोग मतलब बेकार का बैठा हुआ नहीं कहीं पर देखे। तो हमको लगा कि अगर हम लोग भी अगर इतना बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी हम लोग बोलते हैं कि आज मेरा फसल नहीं हो रही है, पानी की किल्लत है, मेरा जो है सब कुआं सूख रहा है, ऐसी कई समस्याएं जल को लेकर थी। और आपने वहाँ पे देखा कि बहुत कम बारिश होने के बाद भी जल संरक्षण की जो वहाँ पे एक योजना थी और योजनाबद्ध तरीके से लोग जल का संरक्षण कर रहे थे। गांव का पानी गांव के लिए ही है ना, जो भी पानी गांव में बरस रहा है वो सारा अपने गांव की जमीन के नीचे जाए, ये योजना थी। और आपने भी, मैंने देखा है, मैं खुद गया हूँ आपके गांव में, आप लोगों ने जो पहाड़ से भी जो पानी नीचे आ रहा है उसको अपने योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग खंड में विभक्त करके पानी को सारा आप रोक ले रहे हैं। आपका पहाड़ का पानी भी नीचे नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी योजना है। तो आपने जल संरक्षण के ऊपर में काम किया, आपने नशा मुक्ति के ऊपर काम किया। आपको चुनौतियां क्या आई, आपके सामने क्या कभी ऐसी स्थिति आई कि आप किसी को बता रहे हैं कि नहीं शराब नहीं पीना? क्योंकि एक बात है यहाँ पे झारखंड में आदिवासी और जो हरियन समुदाय है कि धर्म को साथ में जोड़ दिया जाता है कई बार, कई लोगों के द्वारा, और एक षड्यंत्र के तहत ये बातें की जाती है कि नहीं ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय है जो सेवन है। इसको आप कैसे, क्योंकि आप भी उसी जाति से हैं, कैसी समस्याएं आई और कैसे इसे आपने निजात पाई? देखिए, सबसे पहले तो अगर गांव में कोई भी गांव जाइएगा तो आज फैशन बना दिया है लोग के, नशा से ही लोग जो है सो सारा चीज काम करते हैं। अब अभी फिलहाल में इधर कर्मा बीता, कल परसों जितिया बीता, लोग पर्व मनाने के लिए 1 महीना से तैयारी करते हैं, 15 दिन से तैयारी करते हैं, पर्व बीतने के बाद भी पर्व मनाते हैं, 15 दिन तक पर्व मनाते रहते हैं। तो हम लोग को लगा कि हम लोग पर्व को एक खुशी के तौर पर मनाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पर्व के पीछे हम भाग रहे हैं और नशा के चलते हम जो है सो गरीबी के कगार पर हम गिरते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमारा परंपरा है, मेरा जो है सो पूर्वज लोग लेके आए हैं कि शराब पीना है, दरुआ हड़िया पीना है, और कल्चर है, पूजा पाठ करना है। लेकिन मुझे लगता है, और मेरा जो अनुभव है, हम इसको किए हैं कि शराब अगर हमको पूजा पाठ के तौर पर करना है तो केवल प्रसाद के रूप में ही करना है। जैसे हिंदू धर्म में लोग में पूजा पाठ होती है, चाहे मंदिर हो या कहीं भी यज्ञ होती है, बड़े बड़े धर्मों पर पूजा होती है, तो वहाँ केवल प्रसाद के तौर पर तुलसी के एक पत्ता से ही उसका जो है सो प्रसाद के तौर पर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा तुलसी का पौधे को ही जो है सो खा जाए। तो वैसा हम धर्म को नहीं मानते हैं, वैसा हम संस्कृति को नहीं मानते हैं। और हम लोग को लगा कि धीरे धीरे हम लोग नशा को छोड़ेंगे। नशा से हम लोग को इतना ही नुकसान हुआ कि हम पहले भी बताए कि हम लोग को टुंडाहली पंचायत में 9 गांव है, 9 गांव में सबसे गिरा हुआ मेरा गांव था, क्योंकि नशा से ही हम लोग जो है सो ग्रसित होते थे। लेकिन
हम लोग एक खैनी का उदाहरण लिए। सिद्धार्थ त्रिपाठी सर एक बार मेरा गांव गए थे, तो उन्होंने बोले कि कितने लोग यहाँ गरीब हैं। तो हम लोग बोले कि सर हम लोग पूरे गांव के लोग गरीब हैं, यहाँ किसी का जो है सो कोई सरकारी जॉब भी नहीं है, ना तो प्राइवेट जॉब कोई कर पा रहा है, और यहाँ पढ़ाई की स्थिति भी काफी गंभीर है, मतलब लोग पढ़ाई के पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सर ने बोले कि ठीक है, इतने अगर आप लोग गरीब हैं तो खैनी कितने लोग खाते हैं। तो हम लोग बोल दिए कि सर खैनी प्राय सभी लोग खाते हैं, 2-4 आदमी नहीं खाते होंगे, न तो सभी लोग खैनी खाते हैं। शराब भी सभी लोग पीते हैं घर से। पहले तो केवल जेंट्स लोग पीते थे, पुरुष लोग, लेकिन आजकल जो है सो महिला, उसके बच्चे, यंग लड़के भी आजकल देखिए फैशन बना दिया है बाजार में, और कहीं घूमते हुए भी मतलब ले लेते हैं। लेकिन खैनी का उदाहरण हम लोग को जब मिला कि एक महीना में 40 रुपया का खैनी, मतलब एक सप्ताह में हम लोग 10 रुपया का खैनी खा जाते थे। लेकिन एक महीना में जब 40 रुपया का खैनी खाते थे, तो उसको हम लोग साल भर में जोड़ दिए तो 480 रुपया की खैनी हम लोग जो सो खाते थे, गांव एक व्यक्ति। उसी को हम लोग 100 घर का हम लोग जोड़ दिए तो 48,000 रुपया केवल हमारा गांव से खैनी खा करके थूक देते थे। 48,000 रुपया जो है सो बेकार चल जाती थी। तो सिद्धार्थ त्रिपाठी सर ने बोले कि आप लोग का थूकने का कीमत है 48,000 रुपया, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारा जो है सो स्थिति काफी गंभीर है, तो आप लोग किस स्थिति पर बोल रहे हैं कि आप लोग जो है सो गरीब हैं। तो इतना ही हम लोग उस दिन का बैठक में हम लोग को शर्म आया, इतना ही शर्मिंदा हो गए कि हम लोग सिद्धार्थ त्रिपाठी सर से हम लोग का आंख मिला करके बात करने की जो है सो मतलब नौबत नहीं रहने लगी। लेकिन उसी को हम लोग शराब में जोड़े तो 40 रुपया का एक बोतल दारू का दाम होती है, और 10 रुपया का चखना, बिना चखना का लोग दारू नहीं पीते हैं। तो 50 रुपया मतलब एक दिन में लोग बर्बाद कर देते थे। उसी को हम लोग एक महीना का जोड़े तो एक व्यक्ति 1500 रुपया का जो है सो शराब पीते थे, और उसी को हम लोग 12 महीना में जोड़ दिए तो 18,000 रुपया का एक व्यक्ति एक साल में शराब पीते थे। फिर हम लोग 100 घर का जोड़े तो 100 घर में जोड़े तो 100 घर में एक साल में हमारा गांव से 18 लाख रुपया जो है सो केवल दारू हड़ी पी करके लोग बर्बाद करते थे। उसके बाद बीमार पड़ते थे, उसका गिनती नहीं है कि उसमें कितना खर्च हो रहा है। कोई पर्व त्योहार आता था तो उसमें कितना खर्च है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो लोगों को बाद में हम लोग समझाए कि देखिए शराब पीने से हम लोग को क्या नुकसान होता है। 18 लाख रुपया मेरा गांव से एक साल में खर्च हो जा रहा है, उसको अगर हम बचा के रखेंगे तो हम अपने बच्चे की भविष्य को हम सुधार सकते हैं, अपने अच्छे शिक्षा दिलवा सकते हैं, उसको हम अच्छे ट्यूशन पढ़वा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो है सो भविष्य बेहतर हो सकता है। तो शिक्षा के प्रति हम लोग लोगों के बीच में समझाए, और साप्ताहिक बैठक में लोगों को हम लोग बताते गए। लेकिन सबसे पहले मेरा गांव नशा मुक्त होने का कारण था कि हम लोग सब 20 लड़का सबसे पहले हम लोग गांव में तैयार हुए और संकल्प लिए कि आज के बाद हम लोग कोई नशा नहीं करेंगे। कर्मा का दिन था, कर्मा से 2 दिन पहले हम लोग संकल्प लिए, और जब गांव में हम लोग बोल दिए कि ठीक है आप लोग जो व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि हम पहले बताए कि 15 दिन से लोग अपने पर्व मनाने के लिए व्यवस्था रखते हैं, तो हम लोग बोले कि आप लोग जो भी व्यवस्था किए हैं आप लोग उसको यूज कीजिए, लेकिन मतलब अन्य गांव की तरह या पिछले बार हम लोग जितना करते थे उतना वैसा हम लोग को नहीं करना है, अब हम लोग उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद जैसे ही पर्व बीता, कर्मा पर्व बीतने के बाद में हम लोग फिर गांव में ग्राम सभा किए, और सभी को हम लोग बोले कि अब हम लोग नशा को दूर करेंगे। ठीक है, पूजा पाठ की बात आती है, कर्मा पूजा की बात आती है, सरहुल पूजा की बात आती है, तो हम लोग प्रसाद के रूप में उसको हम लोग वहां चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लेना है। हमको प्रसाद के रूप में भी हमको शराब नहीं लेना है, केवल हम पूजा पाठ के तौर पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और हम लोग जो है सो अपना स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग जो है सो धीरे धीरे करते गए, और आज मेरा गांव जो है सो पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो गया। आप बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, अनुकरणीय है आपका व्यक्तित्व। और आपने जो बातें बताई रमेश भाई, हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सटीक उदाहरण के साथ आपने ये चीज बताई कि जैसे हिंदू धर्म में या अन्य किसी भी धर्म में जो पूजा पाठ होती है उसमें जो प्रसाद होता है, चरणामृत हो, तुलसी पत्ता हो, ऐसा नहीं है कि उसको पूरा तुलसी को वृक्ष को खाया जाना है। तो आपने बहुत चीजों को ढंग से समझाया, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग समझ के प्रभावित हुए होंगे। अभी आपके गांव में स्कूल को लेकर
मैंने, चूंकि मैं आपके गांव गया हूँ, भ्रमण किया हूँ, तो मैंने देखा है बहुत ही शानदार व्यवस्था, छोटा सा स्कूल, इतना स्वच्छ स्कूल, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैंने, जहां तक मेरी जानकारी में है कि उसका संचालन भी अब ग्राम समिति कर रही है। जी जी जी। तो पठन पाठन का स्तर जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। जी जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हम बार बार हम कहेंगे कि सबसे कोई भी काम करने से पहले संगठन की जरूरत होती है, गांव एकता की जरूरत होती है। जब एकता रहिएगा तब ही कोई काम कर पाना जो है सो संभव होता है। तो जितने भी हम लोग काम किए ग्राम स्वावलंबन के लेकर के, लेकिन अब शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा में भी हम लोग काफी बेहतर ढंग से हम लोग बच्चों को जो है सो पठन पाठन के तौर पर हम लोग पढ़वा रहे हैं। और जब हम लोग इस विषय पर ध्यान नहीं दिए थे, तो एक साल पहले, जब कोरोना काल से पहले, हमारा स्कूल 8वां क्लास तक तो है मेरा गांव में स्कूल, लेकिन वहाँ 30 से 35 बच्चे जाते थे और उपस्थिति मतलब नामांकन था लगभग 70 बच्चों का। लेकिन अब हम लोग ग्राम सभा की ओर से, मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, 15 अगस्त से पहले मैं उसको छोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरे नेतृत्व में खास करके स्कूल को इतना ही बेहतर हम लोग कर दिए कि अब आज के डेट में बच्चों की संख्या लगभग 250 के आसपास है और पठन पाठन भी खूब बढ़िया से हो रही है। और हम लोग स्कूल को इतना ही अलग तरीके से हम लोग उसको लेके चल रहे हैं कि गांव के बच्चे या बाहर के बच्चे जितने भी आ रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल के तौर पर भी वहां पढ़ाई कर रहे हैं। हम अनुभव करते हैं कि जो भी किताब के तौर पर किताबी ज्ञान से पढ़ाई होती है और उसको तोता की तरह रटवाने से बच्चा के दिमाग से हट जाती है एक दिन, लेकिन अगर उसको देखते हैं बच्चे लोग, उसको करके गुजरते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं हम इसको किए हैं, तो उसका दिमाग में बैठा हुआ रहता है। तो आज हमारा स्कूल में 250 के बच्चे आज पढ़ रहे हैं और 2 शिक्षक हम लोग ग्राम सभा की ओर से उस सबको पे करते हैं। 2 शिक्षक रखे हुए हैं, एक इंग्लिश का टीचर है और एक मैथ का टीचर है, और उस सबको हम लोग 16,500 हजार रुपया ग्राम सभा की ओर से पे करते हैं। और वो सुबह में 8 बजे से 2 बजे तक बच्चों को ट्यूशन स्कूल में पढ़ाते हैं और 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे अभी सभी लोग वहां जा रहे हैं। गांव के जितने भी जो इच्छुक व्यक्ति, जो मतलब लड़के लड़कियां जो इंटर करके छोड़ दिए हैं, ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए हैं, उससे सिर्फ हम लोग बात किए और बोले कि क्या आप लोग स्कूल में समय दे पाइएगा, बच्चों को पढ़ा पाइएगा। तो इच्छा से बोले कि हम गांव में बच्चों के प्रति हम अपना सहयोग करेंगे, हम समय देंगे। तो आज 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि गांव के बच्चों को पढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। जी जी। तो आपने ग्राम समिति की तरफ से, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां रोना रोया जाता है कि शिक्षक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शिक्षकों की कमी को भी दूर कर दिया और एक ग्राम समिति बनाकर आप शिक्षा व्यवस्था को भी आगे चला रहे हैं। भविष्य में आपकी जो योजना है उसमें ये है कि आगे उस स्कूल में क्लास 10 और 12 तक की व्यवस्था की जाए। जी। सबसे बड़ी बात ग्राम समिति की तरफ से अभी जो हालिया पिछले कुछ दिनों में आपने स्वावलंबन, आत्मनिर्भर गांव के दिशा में जो काम किया, मैंने सुना कि कई लोग अब गाय पालन, गोपालन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सूकर पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके साथ में आप लोगों ने अभी कुछ एक बगीचा भी लगा दिया है गांव की तरफ से, जिसमें साल भर में जो भी पौधों से जो अर्निंग होगी, जो फल की बिक्री होगी, उससे ग्राम समिति का जो है अन्य खर्चों का संचालन किया जाएगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में इन सब बातों पे भी चलते चलते देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा, जब हम लोग साप्ताहिक ग्राम सभा रखते हैं, तो उसमें हम लोग अब गांव के विकास कैसे हो, लोग तो हम लोग पानी का जो है तो ठहराव कर लिए। एक पानी का भी हम कहावत आप लोग को बता रहे हैं कि मतलब चोटी से घाटी तक जो हम लोग जल संचय को काम किए हैं, तो चोटी से घाटी का मतलब होता है कि ऊपर का पानी जो जितना तेज गति से बहता था, उसको हम कैसे माँ धरती के अंदर उसको हम मतलब डालेंगे। तो पहाड़ का पानी को पहाड़ में रोके, गांव का पानी को गांव में रोके, जंगल टाड़ का पानी को टाड़ में रोके, खेत का पानी को खेत में रोके। जब मेरा जलस्तर, अब उतना काम करने के बाद जलस्तर ऊपर आ गया है, तो हम लोग तकनीकी ढंग से भी खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और मतलब जैविक खेती कर रहे हैं। हम लोग गांव का नाम दिए हैं प्राकृतिक खेती। उसके साथ साथ हम लोग गाय पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, सुकर पालन कर रहे हैं, उसके बाद बकरी पालन कर रहे हैं। कोई ना कोई अब गांव के लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रमेश भाई, आपने जो काम किया है वो अनुकरणीय है और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शकगण हैं वो उन्होंने उनको बहुत बारीकी से सुना होगा। और जैसा आप कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि झारखंड के हर गांव में
आपकी तरह जो नायक हैं वो उभर कर सामने आए और देश समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक नई दिशा में आगे बढ़े, कार्य करें। जी। आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सभी दर्शक को जोहार, नमस्कार। और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और जैसे गांव के विकास के लिए तो देश के विकास हो सकती है। नमस्कार, जोहार।